नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत और आज के टॉक टाइम में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, जो मेहमान हैं, वो बहुत खास हैं। वो हैं 2015 बैच के IAS ऑफिसर नियाज खान साहब। नियाज जी, आपका विस्तार न्यूज़ के द टॉक टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जो यदि हम आपकी पर्सनालिटी के बारे में कहें तो वैसे तो आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, मगर आप इसको कम मानते हैं। आपकी असली शख्सियत जो है वो है, आप एक बड़े लेखक के रूप में स्थापित हो चुके हैं। आपने 1-2 नहीं बल्कि 10 किताबें लिखी हैं जी। तो आप क्या लेखक बनना चाहते थे या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर? नहीं, देखिए बेसिकली 2000 मुझे दिन याद है, 15 अक्टूबर 2008 को मैंने डिसाइड किया था नॉवेलिस्ट बनने का। और ये सोचा था कि मैं मुझे अंग्रेजी नावल लिखना, लेकिन इतना फेमस हो जाऊँ उसमें दूर तक मैंने नहीं सोचा था कि राष्ट्रीय स्तर पर छवि बनेगी मेरी, इतनी किताबें मैं लिख लूँगा। तो अचानक विचार, क्योंकि मैं अंग्रेजी लिटरेचर में MA किया था मैंने, और मेरा सब्जेक्ट लिटरेचर 11th क्लास से कंटिन्यू रहा है मेरा। तो अंग्रेजी लिटरेचर तो मतलब बड़े दिल से पढ़ता था मैं। तो कहीं ना कहीं उसी कारण से मेरे अंदर राइटर बनने की ख्वाहिश आई थी। तो लेकिन पैरेलल हो सकती, बहुत से राइटर हुए हैं IAS या IPS जिन्होंने 25-25, 30-30 किताबें लिखी हैं, तो बल्कि मैंने बहुत कम लिखी उनकी तुलना में। तो अगर आप लिखते भी हैं तो हर इंसान के अंदर 2 कलाएं होती हैं, तो ये मेरी पर्सनल कला थी। तो मुझे IAS अधिकारी तो बनना ही था, मुझे मेरा लक्ष्य था ये। लेकिन साथ में मैंने एक और हॉबी डेवलप की, जो एक राइटर भी हो गया हूँ मैं। वो बात अलग है कि अधिकारी से कहीं ज़्यादा मैं राइटर में फेमस हो गया हूँ। मगर आप जो अधिकारी रहे तो उस दरमियान भी आपने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिनको लोग याद रखते हैं, और इन्हीं सब कामों के चलते आपके बहुत ज़्यादा तबादले भी हुए। मैंने आपकी छवि एक ऐसे अधिकारी की है जो सरकार से, जिसका थोड़ा अपने काम को लेकर बड़ा टकराव चलता रहा। देखिए, जब भी आप कोई कड़ा एक्शन लेते हैं तो लोगों के हित मारे जाते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ पे लीडर्स भी रहते हैं, उनके काम भी पड़ते हैं। तो स्वाभाविक है, जब किसी काम में आपको अड़ंगा डालते, ईमानदारी से काम आते, दिक्कत तो आती है। पर ये मानना है कि सिस्टम का बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ मैं, पूरे सिस्टम बदल नहीं सकता। लेकिन जब जब जवाबदारी मेरे को मिली, पूरे कर्तव्यों को पूरे दमदारी के साथ निर्वहन किया, कभी सरेंडर नहीं किया, ना झुका कभी, ना कंप्रोमाइज़ किया, और जो करना था मुझे उस ढंग से सरकार के हित में काम किया। तो शायद यही वजह है कि 20 साल में आपके 17 तबादले हुए। ठीक है, अभी तो भोपाल में हूँ, 8 साल तो मुझे यहीं पे हो गए हैं। लेकिन ठीक है, फ्रीक्वेंटली, लेकिन तबादले जल्दी जल्दी हुए, लेकिन उसमें अचीवमेंट बहुत बड़े बड़े हैं। उस कम अवधि के अंदर बहुत बड़ी सफलताएं भी मिली मुझे नौकरी में। मगर आप जो लगातार लिख रहे हैं, लिखने में लोग कहते हैं कि नियाज खान साहब उन मुद्दों पे लिखते हैं जो बड़े चर्चित होते हैं। जैसे आपने अबू सलेम पे लिखा उपन्यास, तो अबू सलेम चर्चा में थे तो आपने अबू सलेम पे लिख दिया। नहीं, वो कारण नहीं था। अबू सलेम एक टाइम्स ऑफ इंडिया में पेपर पढ़ रहा था इसके बचपन के बारे में, तो मुझे इतनी अच्छी कहानी लगी कि इमीडिएटली मैंने सोचा कि 7वीं 8वीं पढ़ा हुआ लड़का जो मैकेनिक काम कर रहा था, वो व्यक्ति 17-18 साल में डॉन बन जाता मुंबई का। तो मुझे लगा नहीं यार, एक दिलचस्प कहानी बढ़ेगी, शानदार सस्पेंस थ्रिलर। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ पढ़ने के बाद मैंने लिखने का सोचा उसको। और उस किताब का नाम था लव डिमांड ब्लड। यस, लव डिमांड ब्लड। शुरुआत में आपने जो, मैंने आप सारे उपन्यास देखे हैं, लव डिमांड ब्लड्स, आई वाज ब्लैकमेल, ड्रग, कन्फेशन, तो ये सारे बड़े क्राइम थ्रिलर थे। तो क्राइम में आपको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, मेरा बेसिकली जो जॉनर है, मेरा स्पेशलाइजेशन क्राइम है। क्योंकि डैन ब्राउन तो मेरे, चाहे सिडनी शेल्डन हो गए, जेफरी आर्चर हो गए, डैन ब्राउन मेरे सबसे बड़े आइडियलिस्ट हैं। तो जो मेरा जॉनर है, जो मेरा स्पेशल थ्रिलर का ही है, इसलिए इन 10 किताबों में शायद 6 थे मेरी थ्रिलर है, 4 सोशल फिक्शन है। और जो आने वाली किताब है एक्शन से भरपूर, मेरा थ्रिलर ही आ रहा है, इनोसेंट शूटर, वो भी बहुत थ्रिलर है। वो किस पे लिख दिया आपने? इनोसेंट शूटर अफ्रीका कहानी, एक अंडर माफिया की अंडरवर्ल्ड डॉन कहानी है, अफ्रीका का है, वो साउथ अफ्रीका का है, उस पे है। लेकिन इंडिया का बैकग्राउंड दिखाया गया है। जो आने वाली किताब है, तो मेरा स्पेशलाइजेशन थ्रिलर नॉवेल का है, सस्पेंस थ्रिलर का। मगर आपका जो सबसे चर्चित उपन्यास है वो है ये ब्राह्मण द ग्रेट। जी हाँ, मुझे सब, मैं तो लिख तो दिया था मैंने वैसे ही कि मुझे शायद चर्चाओं में किताब नहीं आ गई। लेकिन आज के डेट पर सबसे ज़्यादा मार्केट में एक किताब है जो शायद एक दिन में डिमांड, जिसकी हर दिन डिमांड इस किताब की आ रही है, बहुत चर्चित है पूरे देश विदेश तक। बल्कि किताब अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड भी जा रही है, भले कम संख्या में गई हुई है। पर आपको लगा नहीं कि मुसलमान होकर ब्राह्मण पे किताब लिख दी आपने? नहीं, लिखा जा सकता है। तुलसीदास जी अपने, रसखान साहब थे, कबीर दास जी थे, जो बहुत बड़े नाम है। देखिए, उन्होंने भी हिंदू धर्म से इतना प्रभावित हो गए, सनातन धर्म से, कि पूरी ज़िंदगी इन्होंने इन धर्म को दे दी। तो मैं भी मुस्लिम होकर मुझे अच्छा लगा कि नहीं भाई, कुछ तो अचीवमेंट इनका है ब्राह्मणों का। 4000 साल से इन्होंने यहाँ के सनातन धर्म को रक्षा किया, संभाले रहे, आध्यात्मिक गुरु बने रहे। तो मैंने लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, भाईचारा बढ़ता है इससे। ब्राह्मण पे लिखने के पहले आपने कितना अध्ययन किया? नहीं, बहुत पढ़ा मैंने ब्राह्मणों। तो सोशल मीडिया जो पढ़ा, तो पढ़ा मैंने सारी चीज़ों को नेट पे जा करके। इसके लिए मैंने ग्रेट वेदास किताब भी पढ़ी मैंने, एक फॉरेन राइटर की है, इंग्लिश में थी। उसमें चारों वेद के पढ़े, तो करीब 1000 मंत्र होंगे। उसको पढ़ने से मेरे अंदर वेदों की आत्मा क्या है वो समझ मेरे को आ गई कि वेद हैं क्या। तो मुझे बड़ा अच्छा ज्ञान मिला, और इस किताब के लिखने में मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। बहुत से सीन मैंने उन्हीं वेदों के जो अध्ययन किया था उससे उठाया मैंने। मगर आपने कई इस पे जो आपके बयान है बड़े चर्चित है। जैसे कि आपने लिखा कि दुनिया में ब्राह्मण से बुद्धिमान कोई नहीं है।
नहीं, मैंने उसमें इतनी बुद्धिमान कौन नहीं, मानते दो हैं? तरह से कहा था मैं। दुनिया में देखो 3 तरह के हैं। एक पहले होते हैं श्वेत, जो कि आजकल यूरोप में थे, बाद में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तक फैल गए, कनाडा तक। और दूसरे होते हैं यहूदी, जीव जो अरब से निकले हुए थे। तीसरा मैंने बोला कि ब्राह्मण, भारत के ब्राह्मण, ये 3 कम्युनिटीज ऐसी वर्ल्ड में जो जिनका कंट्रीब्यूशन ज़बरदस्त है। जैसे भारत के अंदर देखिए आज जो धर्म के स्ट्रक्चर है, ये 4000 साल पहले ऋषि मुनि जो भगवान उनको मैसेज देते थे, तो उसको जो है लोग श्रुति बोलते थे वेदों को, पहले लिखित रूप में नहीं था। तो पूरा उसके अंदर स्ट्रक्चर है आपका, यज्ञ कैसे होंगे, गाय माता क्या रोल रहेगा उसके अंदर, संस्कार कैसे निभाए जाएंगे, सब ब्राह्मणों ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया भारत के अंदर। तो मैंने कहा कि दुनिया में श्वेत हो गए, यहूदी हो गए, भारत के ब्राह्मण, ये 3 कम्युनिटी वर्ल्ड के अंदर बहुत ही सुपर जीनियस रही है। गाय को लेके बयान ही बड़े चर्चित रहते हैं, जो शायद इसी किताब से जुड़े हैं कि आपने कहा कि मुसलमानों को भी गाय की रक्षा करना चाहिए, गाय पालनी चाहिए। देखिए मोहम्मद साहब ने भी कहा था, मैंने भी पढ़ा या सुना कहीं पे है कि गाय का दूध बहुत स्वास्थ्य कारक होता है, इसलिए गाय को रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए जब गाय आप मुसलमान पालते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप धर्म को उल्लंघन कर रहे हैं। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा गाय रखना नहीं, पाल रहे हैं, करोड़ों करोड़ों गाय पाल रहे होंगे मुसलमान पूरे दुनिया के अंदर। अफ्रीका के अंदर इतने मुसलमान हैं, वो गाय पाल रहे हैं। तो मैंने कहा भारत में 80% हिंदू रहते हैं, 85%। अगर किसी को माँ मानते हैं तो कम से कम एक एनिमल को तो आप मत खाओ, मत काटो उसको, और उसको सम्मान दो, पालो, पालने से फायदा होगा। तो आज भी मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि गाय को सम्मान दो, क्योंकि हिंदू हमारे भाई हैं, उनके साथ ही हम रह रहे हैं। एक को बाकी खाने के लिए तो हजारों जानवर पड़े हुए हैं, पर गाय को माता बिल्कुल है, भले ही माता न माने, पालने जम करके और सम्मान करें उसको, उसका वध न करें गाय माता का। तो आज भी मेरा विचार वही है गाय को आप अपील कर रहे हैं कि जो मुस्लिम्स हैं गाय का वध ना करें, वध ना करें, जम के पालें। घर घर में, ग्रामीण क्षेत्रों में जगह पर्याप्त रहती है तो हर घर में एक गाय पालिए, बहुत अच्छा बछड़ा आएगा, शुद्ध दूध मिलेगा। दूध में बेस्ट दूध जो गाय का माना जाता है। और उसके अलावा गाय यदि घर में आप मुसलमान पालना शुरू कर देंगे तो एक सौहार्द बढ़ेगा, हिंदू भाइयों से प्रेम बढ़ेगा, संबंध बढ़ेगा। गाय का सम्मान करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, इससे दोनों भाईचारा बढ़ेगा इससे। तो आपको लग रहा है कि वर्तमान समय में कोई हिंदू मुसलमान के बीच सौहार्द कम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से आजकल का माहौल है या सोशल मीडिया का माहौल है, तो कहीं ना कहीं समाज पर दिमाग प्रभावित हो रहा है लोगों का। तो हो सकता है कि वो सब चीज़ें की जाएं जो भाईचारे को बढ़ा सके। जैसे मैंने ब्राह्मण द ग्रेट लिखा, कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स के अंदर मेरे लेके सम्मान पैदा हुआ, पूरे देश के फ़ोन मेरे पास आते हैं, पूरे देश के लोग इन्वाइट कर रहे हैं कार्यक्रमों में मेरे, तो एक भाईचारा बढ़ा देश के अंदर। तो उसी प्रकार से यदि हम कोई भी हर चीज़ हम वो करें समाज में जो भाइयों को आपस में ला सके, हिंदू मुसलमानों को, तो उसका ही एक प्रयास भी है मेरा ये कि गाय भी उसी का हिस्सा है। ब्राह्मण द ग्रेट लिख करके सनातन की जो बात मैं रखता हूँ, कहीं ना कहीं इसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए ही है मेरी ये आइडियोलॉजी। और आप शाकाहारी भी हैं? प्योर बचपन से हूँ शाकाहारी में। तो कभी आपने मीट नहीं खाया? नहीं, बचपन से शाकाहारी हूँ, जेनेटिक है मेरा तो। अच्छा, ऐसा क्यों? नहीं था, जेनेटिक है। जो बचपन से मुझे घिन आती थी, बचपन से 4 साल की उम्र में जब घर में मांस देते थे मुझे, तो इससे लगता था कि अंदर से है मेरे वो। क्या बात है जी। और ये जो आपके बड़े लिबरल से बयान होते हैं, जैसे मुसलमान को लेके, धर्म को लेके, तो इसका तो आपको विरोध और खामियाजा भी भुगतना पड़ता होगा। लोग मुस्लिम कट्टरपंथी विरोध तो करते ही हैं आपका? नहीं, देखिए सोशल मीडिया भले ही खुल के सड़कों पर नहीं उतरे होंगे, धरना प्रदर्शन नहीं किया या फतवा जारी नहीं किया होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर दिखता ही उसका असर कि थोड़ा सा नाराज रहते। लेकिन मैं जितना मुसलमानों पक्ष में किया होगा ट्वीट, वो आप देखिएगा उनके भले के लिए करता हूँ। मैं कभी बता दीजिए कि मैंने मोहम्मद साहब के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, कुरान के बारे में कुछ नहीं कहा, रोज़ा के बारे में कुछ नहीं कहा, कुर्बानी के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने उनकी जहाँ उनका धर्म है, मजहब जो दिल से जुड़ा, मैं कभी हाथ नहीं रखता हूँ। उन चीज़ों पे हाथ रखता हूँ जो बुरा, जैसे मैंने मदरसे की बात की। आप देखिए बच्चा विज्ञान नहीं पढ़ेगा बचपन से, दुनिया किसी सदी में जा रही है, मंगल ग्रह पर रहने की तैयारी चल रही, तो आप 14 साल पुरानी गाइडलाइन पे लेकर ज़िंदगी आज नहीं जी सकते आपके। उसके अलावा आपको कंपटीशन भी करना है आज के डेट पर। आपको बच्चा कैसे कंपटीशन करेगा, मॉडर्नाइज कैसे आप होंगे, आर्थिक दशा कैसे सुधरेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि मदरसे के साथ मदरसा पढ़ाते रहिए बच्चे को, लेकिन साथ विज्ञान पढ़ाइए, ताकि हमारा जो सिटीजन भारत का हो मुख्य धारा में जुड़े और एक देश के लिए एसेट बने हो। आप मदरसों की खिलाफत करते हैं? नहीं, मदरसा पढ़ाइए, लेकिन साथ विज्ञान को अनिवार्य रूप से पढ़ाइए, मदरसे के साथ विज्ञान में डालिए, कंपलसरी कर दीजिए उसको, विज्ञान को। तो आपके इन विचारों के चलते कई दफ़ा तो कुछ किताबें भी जलाई गई हैं। हाँ, तलाक आई थी, बिना पढ़े लोगों ने जला दी थी, जबकि उसके अंदर मैटर जो रियल दुख है पब्लिक का, वो जलाया था। यहाँ पे मस्जिद के बाहर जुमे के बाद जलाई गई थी किताब मेरी। तो इन तमाम विरोधों से आपको कभी भय नहीं होता? नहीं, मैं तो लोकतांत्रिक देश में रहता हूँ, मेरे को फतवा से तो चलेगा नहीं काम। ना तो फतवा कोई ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कानून है सबके लिए, सारे भारतीय उसी के अंडर में, इसलिए भारतीय कानून मानता हूँ। इसके अलावा मैं किसी कानून को नहीं मानता। यदि कोई कुछ भी करना करता है ना, मैं डरता हूँ, क्योंकि जो मैं कहता हूँ राइट टू एक्सप्रेशन तहत करता हूँ। अगर मैं गलत करता तो आज के डेट में बताइए मेरे खिलाफ कितने धरने, आंदोलन और कितने क्या क्या हो जाता, तब भी मैं सुरक्षित आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मतलब ये है कि मैं संविधान के द्वारा दिया गया राइट टू एक्सप्रेशन का ही प्रयोग करता हूँ मैं। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे अभी संभल की घटना हुई, तो इसको किस रूप में आप लेते हैं कि मस्जिदों के सर्वे हो रहे हैं, पुरानी बातें खोदी जा रही हैं,
क्या इसका समर्थन करते हैं? मैं ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे, जो भी कंट्रोवर्सी चीज़ों में पढ़ते ना, टाइम मेरे पास भी नहीं है। एक तो मैं प्रशासनिक अफसर भी हूँ, किताबें लिखता पढ़ता हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं कभी ऐसे मामलों के भी अंदर जाता ही ना, तो जहाँ कर देखा मुझे तो लगता है कि हम सब भाई हैं, एक ही देश में पैदा हुए, हम सब हिंदू थे एक ज़माने में, मुसलमान बाहर से आए 1000 साल पहले, सबको मुसलमान बना दिया। 99% मुसलमान रिफिट हो रहे हैं, विदेशी धर्म ढो रहे हैं लोग जा करके, क्योंकि सबके सब हिंदू थे, सबके जीन्स हमारे एक है। हर हिंदू परिवार से कोई ना कोई मुसलमान बना होगा 1000 साल पहले, अगर आप जीन्स DNA जांच कराते हैं तो। मैं तो सबको भाई मानता हूँ, बाकी विवाद में नहीं पड़ता मैं इस तरह की। आप अपने आप को आप कितने प्रतिशत हिंदू मानते हैं? नहीं, मैं तो, मेरे भाई हैं, उनका सम्मान मैं करता हूँ, अपना धर्म भी मानता हूँ, मैं हिंदुओं को सम्मान करता हूँ, और उनका सम्मान करने से मैं मुसलमान, ऐसा नहीं मैं मुसलमान ही बना रहूँगा, लेकिन भाई बनाने में कहीं परहेज नहीं। मोहम्मद साहब खुद ही जब युद्ध करते थे तो जो भी उस समय गैर मुस्लिम थे उसके साथ युद्ध तक लड़ा मोहम्मद साहब ने मिलकर, कंधे से कंधा। ये भी कहा है कि कभी नुकसान मत पहुंचाइए, यदि आपका हित ऐसी है तो उसको नुकसान मत पहुंचाइए, और जब तक आप पर वो हमला ना कर दे आप हमला मत करिए, उनको साथ में लेकर के चलिए। तो मैं कौन होता हूँ नफरत करने वाला? तो नमाज तो पढ़ते होंगे आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ईद है, बकरीद है, जुमे की आती, तो ऐसा नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ भाई, 100% इस्लाम में ही हूँ मैं आज के डेट पर। मगर आपने इतना, आपका दावा है कि आपने वेद भी पढ़े, चारों वेद भी पढ़े, तो वेद को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, वेद कुछ नहीं है, बहुत से हिंदुओं को पता नहीं कि ये कुछ नहीं है, ये नेचर के ग्रंथ है, प्राकृतिक ग्रंथ है पूरे वेद के अंदर। हाँ, पूरे देखिए, एक तो वेद में 4 वेदों के अंदर एक तो जड़ी बूटी पे केंद्रित है, एक जादू टोना के बारे में विस्तार दिया गया है, गाय पे दिया गया है, भगवान इंद्र को समर्पित है प्रकृति में, कि कैसे जो है बरसात हो उसके लिए भगवान अलग है, और जो इनके 33 देवी देवता, जो सबको काम बांटा गया प्रकृति का निपटाने के लिए, आप अलग अलग सब काम करिए। बताइए, पूरे ग्रंथ प्राकृतिक ग्रंथ हैं, धरती खुशहाल रहे, हरियाली फैली रहे, जीव जंतुओं कल्याण हो, मानव कल्याण हो, यज्ञ सफल हो लोगों के, यही सब तो वेदों के अंदर है। और इंसानों का प्रेम बढ़ रहा है, और इंसान तो छोड़िए आप, नदी, झरने, प्रकृति, पेड़ पौधे, इससे कल्याण तक की बात की गई वेदों में। बिल्कुल। अभी आपका हाल में एक बयान बड़ा चर्चित था, तलाक पे दिया था आपने, ट्वीट किया था कि मोदी जी ने तलाक पे बहुत बेहतरीन काम किया है, तो क्या था ये? आज भी मेरा मानना है कि अगर हिंदुस्तान में ये कानून नहीं आता, मान चलिए कि 1000 साल तक कानून नहीं आता, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हम रहते हैं, तो वोट बैंक रहता है। जब वोट बैंक रहता है तो जिसके अपने इंटरेस्ट है, कभी सहयोग उसका भले दिल से करें, लेकिन कभी वोट बैंक के कानून बनाते समय नहीं करेंगे। लेकिन यह कानून ऐसा जो जंजीर तोड़ी गई भाई, आपने सुना होगा, किसी ने पत्नी ने नमक कम या ज्यादा कर दिया, तलाक दे दिया उसको उठा करके। किसी के यहाँ 3 बच्चियां हो गई, तलाक दे दिया, भाई तूने बच्ची पैदा कर दी है। तो हालात है कि ऐसे जो तुच्छ विषय पे तलाक दिए जाते थे, ऐसे विषय पे, या तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारा रंग काला है, तो ऐसे ऐसे विषय पे तलाक होते थे। तो ये कानून मुझे मानना कि एक आशीर्वाद के रूप में आया हुआ है, और प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के पश्चात ये कानून आया है। इसलिए मैंने कहा कि जंजीरें काट दी गई हैं महिलाओं की। आज महिला थाने जा सकती है, उसको सॉलिड आधार के लिए विधिवत कानून से तलाक लेना पड़ेगा। तो मुझे खुद मानना है कि मुसलमानों के लिए इन विगत 10 सालों से ऊपर हो गए प्रधानमंत्री जी को, सबसे बड़ा तोहफा मुसलमानों को, महिलाओं के लिए, जो 50% आबादी महिलाओं की है, ये सबसे बड़ा कानून है, जो उनके लिए ही बनाया गया था, और फायदा मिलना शुरू हो गया उनको। आपने अपने बयान में आरएसएस की बड़ी तारीफ की है, और भागवत जी को भी बड़ी तारीफ की है। आरएसएस को किस निगाह से देखते हैं? नहीं, उन्होंने भागवत जी ने 2 बार कहा कि हम सब एक है, भारतवासी हैं, हमारा जीन्स एक है, क्योंकि हम बाद में कन्वर्ट हो, मैंने अभी आपको देर पहले कहा कि कन्वर्ट करा दिए, बिल्कुल सही है, हमारा जीन्स एक है। मोहन भागवत जी ने कहा, मैं भी मानता हूँ जीन्स हमारे एक है, हम सब हिंदू थे एक जन्म में, बाद में हम मुसलमान बन गए जा करके 1000 साल, 1000 साल, 500 साल पहले। तो आज जो हमारे 2 धर्म बढ़ गए, जीन्स सब एक है। इसीलिए मैंने ट्वीट भी किया था मोहन भागवत जी का, आप लोगों ने उस समय, बड़े बड़े चैनलों, राष्ट्रीय स्तर के मीडिया हाउस ने भी इसको दिखाया था। मेरा आज भी खड़ा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि हम सबका जीन्स एक है, आरएसएस भी मानता सबका जीन्स एक है। तो आप जैसे प्रगतिशील मुसलमान हो तो कितना सब कुछ बेहतर हो, कभी लड़ाई झगड़े ना हो। दुर्भाग्य ये है कि जब मदरसे के सिस्टम से आप पढ़ करके निकलेंगे तो कभी ऐसी विचारधारा सेकुलर लेके नहीं आ पाएंगे। आपको तो विज्ञान पढ़ने के बाद ही ऐसे नागरिक मिल पाएंगे आपको, जो सबको साथ में लेके चले। मदरसा तालीम के तहत इस तरह की सोच वाले लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल नहीं क्या, बहुत दुर्लभ है। बिल्कुल। तो कभी आपने इतना सब कुछ लिखने के बाद आपको लगता कभी राजनीति भी की जाए? नहीं, कदापि। मेरे पता नहीं, मेरे को तो राजनीति में तो मेरा टेम्परामेंट नहीं, क्योंकि आज मैं जाऊंगा तो कल के मुझे कोई बयान देने के लिए उल्टा कहा जाएगा, मैं मना कर दूंगा। तो उनके हिसाब से मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो अपनी पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी है, तो मैं तो फिट ही आदमी नहीं हूँ। मुझे चला भी जाऊँ शायद 2-4 साल में लौटना पड़ेगा मेरे को, इसलिए मैंने सोचा ही नहीं कभी। मगर आप एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होकर जो अपने बयानों के प्रति डरते नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है आप बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, मीडिया में बोल देते हैं, कभी किसी चीज़ से बचते छिपते नहीं हैं, तो फिर राजनीति में क्या बुराई है? वहाँ भी आप बोलेंगे अपनी बात? नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं है। हर चीज़ के व्यक्ति को होते, मैं राइटर हूँ, मेरा जॉनर, आप भी लिखते हैं साथ में, मीडिया में रहे, लिखते भी हैं, आपका भी। आपको कोई कहे नेता बन जाओ तो आप भी नहीं बनेंगे। तो सबको ऊपर वाले ने अलग अलग ढंग से बनाया हुआ, सबकी ख्वाहिशें अलग अलग होती है। जिसके अंदर ख्वाहिश नहीं हो काम कैसे कर लेगा? मुझे नेता बनना नहीं तो मैं कहाँ से कर लूँ?
अब वो अलग बात है कि हालात चल करके आगे कुछ ऐसा कर दे, मैं नहीं कह सकता, पर फिलहाल तो मेरे मन में कहीं से दूर दूर तक का कोई एक्सपेक्टेशन, जबकि लोग अभी सोशल मीडिया पे हजारों कमेंट हैं कि मैं नेता बनने के लिए सब चीज़ कर रहा हूँ, जबकि वो सब गलत है। वो नहीं, आपके सारे बयान पढ़ के तो लगता है कि आप मैंने बीजेपी के लिए बहुत अच्छे मुस्लिम नेता नहीं, होंगे बीजेपी से नहीं, मैं जब मैं हिंदू और सनातन की बात करता हूँ तो लोग क्या सोचते हैं कि चूंकि बीजेपी का सरकार चल रही है। हिंदूवाद को लेकर उनका विषय रहता है या हिंदुओं के वेलफेयर की बात बीजेपी आरएसएस करते हैं, तो मेरे विचार को लेकर मुझे ये मान लिया जाता है कि मैं उनके ही लाइन में खड़ा हूँ, जबकि ऐसा नहीं। कई बार ऐसी चीज़ें होंगी मैं उनके साथ नहीं रहूँगा, मॉब लिंचिंग के साथ मैं नहीं रहूँगा, या जो बलात्कारी थे वहाँ को फूल माला पहनाया गया था मैं उनके साथ खड़ा नहीं हूँ। मैं तटस्थ हूँ बिल्कुल से। हिंदू धर्म सनातन धर्म के सम्मान मेरिट के आधार पर मैं उनका करता हूँ। अगर मुसलमानों के साथ कहीं अन्याय होता है तो मैं उनके पक्ष में भी बोलूँगा, इसलिए मेरे कोई बांध नहीं सकते किसी चीज़ में। अब मैं तटस्थ व्यक्ति हूँ पूरी तरह से। क्या बात है। अब मुझे ये बताइए, आपने 10 किताबें लिख ली इतने कम वक्त में, और सारी किताबों में से कुछ किताबें तो बहुत ही चर्चित हैं और जिनमें बड़ी चर्चा हुई, और ब्राह्मण जैसी किताब लिख के तो जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरे देश दुनिया में और खूब बिक भी रही है वो, तो अब क्या लिखने का सोचा आपने? अभी देखिए 2 किताब आ रही मेरी। एक तो आ रही मेरी वायरस किल्ड माई लवर, ये सोशल फिक्शन है। तो ये कोई कोरोना वगैरह पे है क्या? कोरोना पे नहीं है, कोरोना के समय नहीं, वो वायरस नहीं है ये तो दूसरी सब्जेक्ट है इसका। लेकिन मैं लिखा था कोरोना के समय लिखा हुआ था, जब कोरोना था तो भरपूर टाइम था, तो वायरस किल्ड माई लवर उस समय लिखा था मैंने तो। पर और दूसरी मेरी इनोसेंट शूटर, मैंने 10 साल पहले लिखा था इसको, सीहोर में था उस समय मैं। एक्शन से भरपूर थ्रिलर नावल है, इसका हीरो ही केविन बाबला साउथ अफ्रीका का है, लेकिन उसमें इंडिया में आता है वो, तो बहुत बड़ा सीन भारत दिखाया मैंने। इसके अलावा मॉरिशस भी बहुत दिखाया मैंने उसको, और इसके अलावा जो है साउथ अफ्रीका में स्टोरी बहुत सी चलती है, लेकिन एक्शन से भरपूर थ्रिलर नावल है, जैसे हॉलीवुड की फिल्में आती हैं, जेम्स बॉन्ड टाइप की फिल्में आती हैं, इस तरह का उसका बैकग्राउंड है। 2 किताबें 1 साल के अंदर आएंगी मेरी। और कुछ पॉलिटिकल किताब? नहीं, पॉलिटिकल केवल नावल लिखता हूँ तो फिक्शन लिखता हूँ बस, इसके अलावा तो कुछ सब्जेक्ट। ये इनोसेंट किलर के नाम पे मुझे याद आया कि जैसे बाबा सिद्दीकी का भी मर्डर किया है, तो वही 2-3 लड़के लाए गए हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के बड़े इनोसेंट से थे जो ज़्यादा नहीं जानते। इलाहाबाद में जो मुख्तार अब्बास अंसारी की हत्या हुई, उसमें बड़े इनोसेंट से जो लोग थे, क्राइम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जानते मगर वो कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके से क्रिमिनल्स पैदा हो रहे हैं, ये इनोसेंट किलर, तो इसके पीछे क्या वजह दिख रहा है, क्योंकि आप क्राइम पे इतना लिखते हैं? नहीं, देखिए, जब जहाँ पे एजुकेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, लो क्वालिटी का एजुकेशन आप लेंगे, जहाँ बेरोजगारी रहेगी, तो वहाँ पे इंसान कुछ भी करने, परिवार भी चलाना। आप देखिए कसाब इंडिया में आए, बताते हैं कि उसको 1 लाख रुपया दिया गया था, क्यों इतने कितना हमारे भारत को नुकसान पहुँचाया, कितने 3-3 2-2 तो आईपीएस को जान गंवानी पड़ी। तो यदि आदमी गरीब है, एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, देशभक्ति की भावना नहीं है, धार्मिक कट्टरता, तो किसी से कोई कुछ भी करवा ले। इवन जो भी अपराध भारत के अंदर हो रहे हैं, अगर सब लोगों को प्रॉपर एजुकेशन लेके आगे बढ़ते, सही माहौल में पलते, तो ये कभी नहीं करते। तो ये हमारे भारत में हमेशा बना हुआ है, किसी को बहका सकते हो आप आराम से प्रलोभन दे करके, तो वही कारण है सब अपराध करने का। मगर आप जो इतना लिखते हो, तो हम लिखने वाले जानते हैं कि लिखा कोई ऐसे नहीं जाता, उसके पीछे पढ़ना बहुत पड़ता है। तो आपके पसंदीदा राइटर्स कौन है और आप कब लिखते हो? देखिए, मेरे तो थ्रिलर में डैन ब्राउन मेरे आइडियल हैं, उनकी सब किताबें पढ़ी मैंने, 5 किताब पढ़ी हैं। इसके अलावा सलमान रश्दी भी, मेरे शुरुआती दौर में सलमान रश्दी को बहुत मैं लाइक करता हूँ, बहुत आज ही पसंद करता हूँ सलमान रश्दी साहब को। चाकू पढ़ा आपने अभी हाल तो सब सारा पढ़ा है। इसके अलावा अंधोती राय मैडम की मैंने गॉड स्मॉल थिंग पढ़ी थी, मैं बहुत इंप्रेस्ड हुआ मैडम से मैं जा करके। तो ये लोग मेरे बड़े फिर। इसके अलावा अमिताभ घोष साहब को पसंद करता हूँ, 3 या 4 नॉवल पढ़ चुके, जो प्रकृति पे लिखते हैं, नेचर पे, उनका मेन सब्जेक्ट होता है नेचर या प्रकृति कवर करते हैं वो, तो वो मेरे बड़े फेवरेट राइटर हैं आज के डेट पर। झुम्पा लहरी मैडम को पढ़ा है, अमेरिका के अंदर रह रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जिन्होंने व्हाइट टाइगर लिखा था, अरविंद अडिगा, उनकी भी किताब मैंने पढ़ी थी, व्हाइट टाइगर पढ़ी थी उनकी। लेकिन टॉप पर 2 ही नाम है जो जिनको मेरे लिए आइडियल हैं, एक तो अमिताभ अपना ये सलमान रश्दी साहब हैं, और डैन ब्राउन है, 2 मेरे टॉप आइडियल हैं मेरे। डॉन ब्राउन की दा विंची कोड, विंसी कोड भी है, कई किताबें लिखी उन्होंने, इन्फर्नो भी लिखी हुई है। तो कभी आपको लगता नहीं कि आपके नॉवेल्स पे फिल्म भी बने? नहीं, मेरी किताबें तो 3 किताब पे हॉलीवुड की फिल्म बनेगी, इंडिया में बनेगी नहीं। जैसे लव डिमांड ब्लड अबू सलेम की है, बी रेडी टू डाई मैंने यजीदियों की जो हत्या की थी आईएसआई ने, वो भी हॉलीवुड की फिल्म पे जाएगी। फिर मैंने अभी इजराइल और हमास पे एक नावल लाया था मेरा, ब्राउन डेजर्ट, ये सब 3 हॉलीवुड की फिल्में हैं, 3 तो हॉलीवुड की फिल्म बनेंगी इस पर सीधा। तो 3 कुछ साइन वगैरह हुई कुछ? नहीं, मैं तो लव डिमांड ब्लड के लिए अबू सलेम के लिए मुझे बुलाया था एक फिल्म दुनिया ने, लेकिन उनको रियल चाहिए थी। आपने एक आश्रम भी लिखी है जिसको लेकर विवाद हुआ, सीक्रेट ऑफ माय आश्रम, काफी पॉपुलर किताब मेरी। तो उस पे ओटीटी सीरीज ही बनी थी, तो आपने कहा था कि आश्रम था, तो कोर्ट केस चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चल रहा है। तो आपका दावा है कि आपके उपन्यास पे आश्रम बना है? हाँ बिल्कुल, जिसमें आपको क्रेडिट नहीं दिया? नहीं, चल रहा है केस, 3 केस चल रहे हैं, एक हाई कोर्ट में चल रहा है, 2 यहाँ सिविल कोर्ट में है। तो हमारे देश में राइटर्स के लिए कैसा माहौल है?
देखिए, मैं जहाँ तक, चूँकि मैं इंग्लिश में लिखता हूँ तो बड़ी दिक्कत है, हमारे अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है हिंदुस्तान के अंदर। अभी आप एडिटर खोजने जाएंगे, मेरी किताबें पूरे इंडिया में एडिट हुई होंगी, आपकी दिल्ली के अंदर भी हुई 2-3 किताबें, मुंबई के अंदर से भी हुई होंगी, कुछ जयपुर से भी हमने करवाई। मैंने देखा कि इंडिया के अंदर अंग्रेजी एडिटर का बिल्कुल अभाव है। पैसा भले लेके 1.5 लाख फीस लेंगे, लेकिन तब भी क्वालिटी नहीं देते हैं। तो हमारे देश के अंदर तो एक अच्छे एडिटर का भारी अभाव है। सेकेंड चीज़ ये है कि जब जो चीज़ आप लिखते हैं, जो चैनल जहाँ भेज 2-4 जो अंतर्राष्ट्रीय पब्लिशिंग हाउसेस है, वो प्रॉपर तवज्जो देते नहीं भारतीय लिटरेचर को। मैं देखा कि आप यहाँ किताब भेजते रहिए, वो तो रिजेक्ट 6 माह में रिव्यू करेंगे, 1 साल में, उसके बाद आपको फीडबैक। आपका एक बयान ये भी था कि आपकी जो सरनेम है खान के चलते, उसके चलते भी दिक्कत नहीं नहीं, विदेशों के अंदर जो भी जा रहा है, देखिए आजकल जो इस्लामोफोबिया है वो ब्रिटेन के अंदर और अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि नावल की राजधानी लंदन और न्यूयॉर्क की नावल की राजधानी कहलाती है। तो मैं 100-150 लोगों को भेजा मैंने यहाँ से मैन्यूस्क्रिप्ट, तो कोई तो 3 माह में रिजेक्ट कर देता है, कोई 2 दिन में रिजेक्ट कर देता है, कोई 4। मुझे लगा कहीं ना कहीं ये इस्लामोफोबिया का असर पड़ रहा है, इसीलिए मैंने पेन नेम अडॉप्ट किया है कि अब जो अडॉप्ट किया है, अब जो बाहर में भेजूंगा सब माइका ने नाम से किताबें मेरी भेजूंगा। लेकिन भारत के अंदर इंग्लिश लिटरेचर बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। और हमारे देशवासी जो भी ऊपर उठते हैं बेचारे भारत तक सीमित रहते, चेतन भगत को ले लीजिए, भारत तक सीमित रहे। अमित त्रिपाठी साहब लिखना शुरू किए तो भी भारतीय कल्चर पे लिखी, तो यहीं तक सीमित रहे। सलमान रश्दी साहब इसलिए उठ गए कि विदेश में सेटल हो गए जाके, झुम्पा लाहिरी मैडम इसलिए उठ गई कि अमेरिका चले गई, अमिताभ घोष साहब इसलिए फिर विदेश चले गए। लेकिन जो भारत में सीमित रहे, नीरज चौधरी साहब भी इंग्लैंड चले गए थे इसलिए। तो जो व्यक्ति भारत के बाहर गया उसको तो मंच मिल गया, लेकिन जो भारत में बने रहे तो उनको बड़ा मंच नहीं दिया श्वेत जगत ने, तो मेरे को भारी आपत्ति उससे। इसके अलावा चाहे बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस जो इंडिया में काम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, ये भी भारतीय लेखकों को तवज्जो नहीं देती हैं, ना तो सीरियसली उनकी किताबों को पढ़वाती हैं, ना तो उनको वेटेज देती हैं, और ना तो उनको पब्लिश का अवसर देती हैं। तो ये मेरी आपत्ति है कि अगर ये काम भारत के वासियों के लिए नहीं कर सकते तो उनको बंद कर देना चाहिए अपना पब्लिशिंग हाउस। हम भारत के पब्लिशर ही काम करेंगे, भारतीयों को आगे बढ़ाएंगे साहित्य में। विदेशी रखने से क्या फायदा, जो हमारे 10 लेखक ढंग के नहीं आप छाप पा रहे हो भारतीय किताबों को। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारतीय अंग्रेजी लिटरेचर को आगे कैसे बढ़ाया जाए भारत के अंदर। काफ़ी सोचने का विषय है ये। इतनी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे लिखते हो जिसमें बहुत सारे विवादित होते हैं, लगातार ट्वीट भी करते हो, तो आपकी जो सीनियर ऑफिसर, आप चूंकि आप गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सीनियर पोस्ट पे, तो आपके ऑफिसर्स आपको रोकते नहीं है क्या? कभी किसी ने कहा, बात तक नहीं मेरे की। केवल कश्मीर फाइल में मुझे नोटिस मिला था, मैंने संतुष्ट कर दिया कि बीइंग राइटर भी हूँ मैं, लेखक के साथ, अधिकारी के साथ मैं लेखक हूँ, 10 किताबें लिखा हूँ, तो मैं एक थिंकर भी हूँ देश का, भारत का विचारक भी हूँ, मैं राइटर हूँ, मेरे अपने थॉट्स हैं। तो मैं जो ट्वीट करता हूँ एज ए राइटर कर रहा हूँ मैं, उसमें केवल डबल रोल है मेरे पास। अब बीइंग यदि मैं केवल आईएएस होता, मैं करता ही नहीं सब चीज़ों को। अगर मैं ऑथर नहीं होता तो मैं इस पर ट्वीट कभी नहीं करता, ना तो सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहता। क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, विचारक हूँ, थिंकर हूँ, सोशल इशूज़ पे अपने विचार रखता हूँ, तो इसलिए मैं ट्वीट करता हूँ। और कोई कुछ नहीं बोलता ही, सब पता है न्याय जो भी कर रहा है राइट टू एक्सप्रेशन में कर रहा है, उसको संविधान में मिला हुआ है अधिकार, लेखक के रूप में भी अधिकार उसको है। ये तो हमारे कानून में लिखा हुआ है, जिस सिवा से हम लोग कि आप लिख सकते हो, चीज़ें पब्लिश करा सकते हो, आप साहित्यिक काम कर सकते हो। हमको छूट है, हमारे किताब जिसमें हम गवर्न होते हैं, हमारी सर्विस, वहाँ तक छूट है हमको तो लिखने की। आपको देख के लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी बहुत कुछ इंस्पायर है कि हज़ारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो और कौन सी ख्वाहिश बाकी है आपकी? ऑफिसर बन गए, राइटर बन गए, चर्चित हो गए, अब कुछ नहीं, एक बेस्ट सेलर मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो जाऊं। जैसे जब लिखने शुरू किया था 2008 में, मुझे था कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक बनूं। आज ही महत्वाकांक्षा मेरे मन के अंदर दबी हुई, हो सकता भविष्य में ऊपर वाला अल्लाह मियां पूरा कर दे इसको, ख्वाहिश को मेरे। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाम, क्योंकि हिंदुस्तान में सभी लोग जग गए, किताब कितनी बिक रही उसका मतलब नहीं है। जहाँ तक जानने की बात है, पूरा देश मुझे जानता है राइटर रूप में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन प्राप्त करने की ख्वाहिश मेरी आज भी अधूरी पड़ी हुई है ये। और कहीं ना कहीं मैं दुखी हूँ अंग्रेजी लिटरेचर वालों से, विदेशी लिटरेरी एजेंटों से, कि मुझे वो मुकाम नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं इसमें आगे बढ़ता रहूँगा। हो सकता है शायद मुकाम मिल जाए, ना भी मिले, जो भी ईश्वर ने दिया आज तक मुझे वो सफिशिएंट है, मैं संतुष्ट भी हूँ उससे। ठीक है, आप अपने काम के साथ कुछ तो जिंदगी भर आईएएस या आईपीएस ही रह जाते हैं, कुछ नहीं रहता उनके पास कहने के लिए, न कोई आर्ट, न कोई लिटरेचर, न साहित्य, पूरी जिंदगी अपने पद के सहारे गुजार देते हैं लोग। कम कम उसके साथ इतनी बड़ी छवि लेके आप यहाँ पे हो, आप दुनिया में रहोगे, तो क्या कम उपलब्धि क्या ऑलरेडी है जो मेरे पास। नहीं, निश्चित ही, मैंने इतने छोटे से समय में आपने इतनी ढेर सारी किताबें लिखी और इन किताबों ने अपना मुकाम बनाया, और अभी भी आपके पास लिखने की बड़ी जीजी विषय है। आप लगातार कई किताबों पे काम भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो आपकी अच्छी लगती है कि आप कोई चीज़ छिपाते नहीं हैं, रुकते नहीं, जो आपको अच्छा लगता है अच्छा बोलते हैं, जो बुरा लगता है बुरा बोलते हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो
हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को जिस तरीके से एज ए जिम्मेदार सिटीजन और जिम्मेदार ऑफिसर मानते हैं, तो इस सब को देख के बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो हम सब आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे द टॉक टाइम में आज यहाँ आप आए नियाज साहब, और आपने हम सबको जो वक्त दिया, हम आपको यही शुभकामनाएं देंगे कि आपकी उपन्यास लगातार आते रहें। और आज इंडिया में तो आप बेस्ट सेलर हैं, आज नहीं तो कल इंटरनेशनल स्तर पे भी आपके जो फेवरेट राइटर्स हैं वैसे आपके उपन्यास बिके हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर नियाज खान साहब, और जो बहुत अच्छे राइटर्स भी हैं, जिनकी यही ख्वाहिश है कि उनकी छवि ऐसी बने कि वो जो बोलते लिखते हैं तो हैं ही, मगर एक दिन उनके किताब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेस्ट सेलर हो। इसी ख्वाहिश के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, और अगली दफ़ा फिर किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।